हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमारे पास जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके ये जो टीजीटी कमीशन है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है तो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। और स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न यहाँ पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे थे? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, और इसका सही आंसर आएगा मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया जो है तो इसके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। और भी देशों के इनके साथ व्यापारिक संबंध थे, जैसे कि फारस, अफगानिस्तान और बहरीन। इनके साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे, तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मकांड से। तो ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध किस चीज़ से है? तो कर्मकांडों से इनका संबंध है। देखिए, ये जो ब्राह्मण पुस्तकें हैं इनको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है, और ये वेदों का ही एक अंग है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य विषय है वो अनुष्ठानों का विधान है, जिसमें यज्ञ, कर्मकांड, धार्मिक क्रियाकलाप जो है तो शामिल किए गए हैं। और एक वेद है हमारे पास यजुर्वेद। तो यजुर्वेद पर भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जो यजुर्वेद है हमारे पास उसके ऊपर भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उसमें आता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, इस पर कौन सा वेद लिखा गया है? तो इस पर यजुर्वेद से जुड़ा शुक्ल यजुर्वेद जो है तो लिखा गया है। और दूसरा आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण पर कौन सा वेद लिखा गया है? तो कृष्ण यजुर्वेद। पहले पर शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे पर कृष्ण यजुर्वेद जो है तो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। तो लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बोध गया, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर लुम्बिनी। तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा लुम्बिनी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब ये कहाँ पर है? तो देखिए, वर्तमान नेपाल में है ये। लुम्बिनी जो है तो नेपाल में है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इन्हें जो है तो एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है, किसको? महात्मा बुद्ध को। देखिए, बात करें अगर इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म है, जन्म से संबंधित घटना को घटना से संबंधित जो प्रतीक है वो है कमलीय सांड का। गृहत्याग की घटना का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की घटना का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। और निर्वाण की घटना का जो इनका प्रतीक है वो है पदचिन्ह। और मृत्यु की घटना का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। देखिए, बात करें अगर इनके पिता की, तो पिता का नाम क्या है? तो देखिए, इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है शुद्धोधन। माया का नाम है माया देवी। माता का नाम है माया देवी। लालन पालन किसने किया है? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन किया गया है, क्योंकि इनकी माता का जो देहांत है वो इनके जन्म के समय ही हो गया था। और गृह त्याग की घटना को, यहाँ पर इनकी घटनाएं बताई जाती है, जैसे कि गृह त्याग, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है। तो उसी तरह से जो गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश की घटना है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उसी तरह से मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बात करें अगर प्रथम संगति की, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जैन संगीति यहाँ हुई थी। द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वॉज हेल्ड इन। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राजगृह, मिथिला, पाटलिपुत्र या फिर बल्लभी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। और कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय जो थे तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? तो स्थूलभद्र जो थे तो वहाँ पर अध्यक्ष थे।
बात करें अगर द्वितीय संगति की, तो द्वितीय संगति कहाँ हुई थी, तो बल्लभी गुजरात में हुई थी, बल्लभी गुजरात में हुई थी दूसरी संगति। और छठी शताब्दी में ये हुई थी, छठी शताब्दी में ये हुई थी। उसमें जो थे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण जो थे तो उसमें इनके अध्यक्ष थे। देखिए जैन धर्म में सिर्फ दो ही संगतियाँ हुई हैं, एक तो पाटलिपुत्र में और दूसरी बल्लभी में। पहली हुई है 300 ईसा पूर्व में और दूसरी हुई है छठी शताब्दी में। और जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन हैं, तो एक तो है सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये जो हैं तो इसके त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। और त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आता है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो हैं तो 5 महाव्रत हैं। और खजुराहो में देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था, तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने जो था तो इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका। तो देखिए शक साम्राज्य को किसने उखाड़ फेंका, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कनिष्क, देवपाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है तो देखिए सी सही हो जाएगा। यहाँ पर किसने उखाड़ फेंका है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा जो है तो शक साम्राज्य को उखाड़ फेंका। देखिए सातकर्णी जो थे, सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महान शासक था और इन्होंने जो है तो पश्चिमी क्षत्रपों को हराया और सातवाहन साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। किसको हराया था, तो क्षत्रपों को भी इन्होंने ही हराया था। और शक जो और सातवाहन साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। शक सातवाहन युद्ध कौन कौन से थे, तो देखिए एक तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का उदय कब हुआ था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया और पश्चिमी क्षत्रपों को हराया। शक साम्राज्य का पतन जो है तो देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय के बाद जो है तो शक साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः गुप्त साम्राज्य द्वारा इसको पराजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खारवेल ने शासन किया यहाँ पर, तो कहाँ पर, तो खारवेल ने कहाँ पर शासन किया, तो कलिंग पर। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा। और कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है, तो देखिए उड़ीसा में है, उड़ीसा में। देखिए इन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी राजवंश के शासक के रूप में शासन किया था। और खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है तो उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खारवेल के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, तो उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख है। इस शिलालेख में उनके 13वें वर्ष तक शासनकाल का विवरण है और खारवेल की एक महान शासक और विजेता के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन भी आता है कि मगध पर, जैसे यहाँ पर मगध दिया गया है तो मगध पर जो है तो किन राजवंशों का शासन रहा, तो हमें ध्यान रखना है। एक तो आता है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन पर जो है तो मगध का शासन रहा। उसी तरह से यहाँ पर गांधार आता है, तो गांधार पर शासन करने वाले जो प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो महाभारत काल में जो है तो गांधार पर शासन किया था। किन्होंने किया था, तो राजा सुबासा था और राजा शकुनी। उसके बाद इंडो यूनानी आए, फिर शक आए, फिर उसके बाद पार्थियन आए, फिर कुषाण आए, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद गजनबियों ने जो है तो यहाँ पर शासन किया था। उसी तरह से यहाँ पर देखिए मालवा दिया गया है ऑप्शन में, तो मालवा क्षेत्र पर शासन किस किसने किया था, तो एक तो आता है यहाँ पर मालवा पर आता है एक तो परमार वंश, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने इसके ऊपर राजवंश की शासन किया था, उसके बाद मुगलों ने इस पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातापी राजधानी थी इनकी, तो देखिए बातापी किसकी राजधानी थी, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, मौर्य, गुप्त, पल्लव या फिर चालुक्य। तो बातापी जो थी तो चालुक्यों की राजधानी थी, चालुक्यों की ये राजधानी थी बातापी। देखिए जो चालुक्य थे ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक है ये बातापी चालुक्य। और बात करें अगर हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर पल्लव वंश, तो पल्लव वंश आता है। तो इसकी जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो हैं सिंह विष्णु।
इन्होंने जो है तो वैष्णव धर्म स्वीकारा है, वैष्णव धर्म। उसके बाद आता है चोल। तो चोलों का जो संस्थापक है वो है विजयालय, राजधानी थी तंजावुर। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक है वो कौन था? तो राष्ट्रकूटों का संस्थापक था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इनका संस्थापक था। उसके बाद आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश भी 3 प्रकार के हैं। एक तो आता है चालुक्य वंश कल्याणी। तो कल्याणी के जो संस्थापक थे वो थे तैलप द्वितीय, और राजधानी थी मान्यखेत। उसके बाद आता है चालुक्य वातापी, जो हमने अभी पढ़ा। तो चालुक्य वातापी इनके जो संस्थापक थे वो थे जयसिंह, और राजधानी इनकी वातापी थी। उसके बाद आता है चालुक्य वेंगी। तो इनकी संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे, और राजधानी इनकी वेंगी थी। और वेंगी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है वेंगी। और इसके बाद आता है यादव वंश। तो यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो भिल्लम पंचम। उसके बाद होयसल आता है, विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे। फिर कदम्ब वंश आता है, मयूर शर्मन इनके संस्थापक थे। फिर गंग वंश आता है, तो ब्रजहस्त प्रथम इनके संस्थापक थे। उसके बाद लास्ट में आता है काकतीय वंश। तो बीटा प्रथम जो है तो इनके संस्थापक थे, और अमकोंड इनकी राजधानी थी। देखिए अमकोंड, आपने फिल्म भी देखी होगी, एक साउथ की फिल्म थी, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आता है। और इसकी राजधानी थी अमकोंड। और काकतीय वंश का राजा कौन था? बीटा प्रथम, और राजधानी थी अमकोंड। अमकोंड का एक शक्तिशाली शासक था गणपति। गणपति का आपको याद रखना है, गणपति शासक था एक। और इनकी बेटी थी रुद्रमा देवी। और रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज के नाम से जो है तो रुद्रदेव महाराज जो है तो नाम ग्रहण किया था, और 35 वर्ष तक शासन किया था एक पुरुष के तौर पर। उसका किसी को पता नहीं था कि ये एक स्त्री है। लेकिन जो देखिए उत्तरी भारत में जो है तो दिल्ली सल्तनत में एक रजिया सुल्तान आती है, लेकिन उसका सभी को पता था कि एक महिला है और महिला ने शासन किया था। ये 2 डिफरेंस हैं इसमें, जैसे उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत के शासनकाल में, कि जो उत्तरी भारत था उस पर रजिया सुल्तान ने शासन किया, लेकिन सभी को पता था कि वो एक स्त्री है। लेकिन जो दक्षिण भारत है वहाँ पर रुद्रमा देवी ने जो है तो शासन किया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये जो है तो एक स्त्री है। और गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? तो वारंगल में स्थापित की थी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया? बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका सही आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है तो बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार इसको लाया गया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को। बात करें अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो देखिए सल्तनत काल का ये एक शासक है। सल्तनत काल का बात करें अगर हम सल्तनत काल के शासनकाल की, तो 1206 से 1526 तक जो है तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है। यानी लगभग 320 वर्ष हम कह सकते हैं, 320 वर्षों तक जो है तो दिल्ली सल्तनत पर राज किया गया। और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 में हुई थी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी को हराया, जिसके बाद जो है तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो यहाँ पर बात आई है अब दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली पर जो है तो कितने राजवंशों का शासन रहा? तो इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों का शासन रहा? तो 5 राजवंशों का। तो सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, और फिर आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, उसके बाद आता है सैयद वंश, उसके बाद आता है लोदी वंश। जो गुलाम वंश है उसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290। खिलजी का आता है 1290 से 1320। फिर तुगलक का आता है 1326 से 1414, और सैयद का आता है 1414 से 1451, और लोदी वंश का आता है 1451 से 1526। तो इस तरह से इनके शासनकाल है ये। तो बात आई है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं तो किस वंश से संबंधित हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं तो ये हैं
खिलजी वंश से संबंधित। खिलजी वंश से संबंधित जो है तो इनका ये है। और गुलाम वंश के शासन को समाप्त जो है तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कब किया गया था? तो 13 जून 1290 को किया गया था। 1290 को जो है तो गुलाम वंश का अंत हो गया था। उसके बाद जो है तो खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। इसने जो है तो किलोखोरी को अपना राजधानी बनाया था। स्थापना मैंने आपको बताई कि स्थापना की है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब इनकी हत्या किसने की थी? तो हत्या की थी इनके ही भतीजे या दामाद ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो कड़ामानिकपुर में की गई थी इनकी हत्या। और 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। और बात करें अगर हम इनके बचपन के नाम की, तो बचपन का नाम है इनका अली या गुरशप। अली या गुरशप इनका बचपन का नाम है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल सेना थी। दिल्ली के जो जितने भी शासक थे उन सबसे ज़्यादा जो है तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही स्थायी सेना थी, विशाल स्थायी सेना। इन्होंने जो है तो घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। फिर अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू की। किस तरह की मूल्य नियंत्रण प्रणाली इन्होंने जो है तो लागू की? इसमें क्या होता था कि व्यापारी अगर यहाँ पर बेईमानी करते थे, कम तोलते थे, तो उनके शरीर का मांस काट दिया जाता था। इस तरह की ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है तो उन्होंने रखी थी। बेईमानी का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। अगर बेईमानी करते तो उनके शरीर का मांस ही काट लिया जाता था। फिर उन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या किए? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या क्या निर्माण कार्य हुए? एक तो जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण हुआ, अलाई दरवाज़ा बना, सीरी का किला, 1000 खंबा महल। ये जो है तो उनके शासनकाल के दौरान कार्य किए गए। उसके बाद ये जो अलाई दरवाज़ा मैंने आपको बताया, तो अलाई दरवाज़ा जो है तो अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। देखिए, देवी अधिकार का सिद्धांत भी इन्होंने चलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी की उपाधि भी इन्होंने ही धारण की। फिर मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहत्सिब और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, मैंने आपको बताया कि इनके शरीर से, लोगों के शरीर से जो था मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था अगर वो बेईमानी करते। तो उसके लिए क्या किया था? इसको सफल बनाने के लिए मुहत्सिब और नाजिर की इसमें महत्वपूर्ण रोल था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। कौन कौन से थे? तो एक था चराई कर और दूसरा था गड़ी कर। जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और जो गड़ी कर था, गड़ी कर मैंने आपको बताया वो घरों और झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। मंगोलों के कितने आक्रमण हुए हैं? तो 6 आक्रमण हुए हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, कबीर इनके शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कबीर जो थे तो किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन है चैतन्य, शंकराचार्य, रामानंद या फिर वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा। रामानंद के ये शिष्य थे। निर्गुण धारा के ये कवि हैं कबीर, और हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी गई हैं। बीजक जो है तो इनकी प्रमुख रचना है कबीर ग्रंथावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा हुई। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो इनके द्वारा हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा हसन। ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, हसन के द्वारा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब की थी? तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने गुलबर्गा को राजधानी बनाया, और इसकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो मराठी इसकी राजभाषा थी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में
4 प्रांतों में बांटा था। तो 4 प्रांत कौन कौन से थे? एक तो आता है गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। आपको याद रखना है गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर कितने भागों में बांटा था साम्राज्य को? तो 4 प्रांतों में, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसकी जो मृत्यु है वो 1358 में हुई थी, 11 फरवरी 1358 में। देखिए बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हैं? तो एक तो आता है हमारे पास सबसे पहले हसन गंगू। हसन गंगू का जो पुत्र था वो था मुहम्मद शाह प्रथम। फिर मुहम्मद शाह प्रथम ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था बुक्का के विरुद्ध। ये भी क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मुहम्मद शाह प्रथम के द्वारा जो है तो सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। किसके विरुद्ध? तो बुक्का के विरुद्ध। उसके बाद आता है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। फिर उसके बाद दाऊद प्रथम बैठते हैं, मुहम्मद शाह द्वितीय, फिर ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में क्या होता है कि इन्होंने फिरोजाबाद की स्थापना की थी भीमा नदी के तट पर, और खगोल विज्ञान में इनकी रुचि थी। फिर उसके बाद आता है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इन्होंने क्या किया था? तो राजधानी गुलबर्गा से बीदर को स्थानांतरित की थी, और जो बीदर है, बीदर का जो वर्तमान नाम है वो है मुहम्मदाबाद। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, फिर उसके बाद शमशुद्दीन मुहम्मद तृतीय। ये बैठे थे बहमनी वंश के प्रमुख शासक। देखिए 1470 में 1470 में क्या होता है? रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आता है। इस समय जो है तो बहमनी राज्य पर मुहम्मद तृतीय का शासन था। किसका शासन था? तो मुहम्मद तृतीय का शासन था। इसमें आता कौन है? तो रूसी यात्री आता है निकेतन। निकेतन आता है रूसी यात्री, और बीजापुर गुलबर्गा की तराफ में ये शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय जो है तो बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। और इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण जो है तो मैं आपको बताती हूँ। कितने राज्यों में बटा था ये बहमनी राज्य? तो ये 5 राजवंशों में बटा था। एक तो आता है हमारे पास बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये 5 जो हैं तो राज्य थे, स्वतंत्र राज्य। कौन कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। स्टूडेंट्स वीडियो जो है तो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।